नमस्कार। बीपीएससी 70 एक ऐसा सपना था आज से थोड़े दिन पहले तक जिस पर बच्चों को भरोसा नहीं होता था। 2000 से अधिक वैकेंसी एक बीपीएससी एग्जाम में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बच्चों के लिए एक अवसर के रूप में निकल के आ रहा था। और हम लोग भी कोचिंग संचालक के रूप में, शिक्षक के रूप में और बच्चे परीक्षार्थी के रूप में, एग्जामिनी के रूप में बड़े ही उत्साहित थे। शुरुआत में थोड़े बहुत जो 13 दिसंबर के पहले डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ, लेकिन एग्ज़ाम हो गया। हम लोग भी ये मान के चल रहे थे कि ये एग्ज़ाम होने के बाद मामला सेटल हो जाएगा और फिर बच्चे जो पीटी पास करने वाले होंगे, वो अपने कट ऑफ के अनुसार, कट ऑफ के अनुमान के अनुसार वो मेंस की तैयारी में लग जाएँगे। और जो कट ऑफ का अनुमान होगा उससे जो नीचे होंगे, वो अपने 71वीं की तैयारी में, बीपीएससी 71 की तैयारी में लग जाएँगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पीछे आज 11वां दिन है बीपीएससी 70 के री एग्जाम के लिए। मैंने भी इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें री एग्जाम के पक्ष में कई सारे कारण तर्क दिया था कि री एग्जाम होना चाहिए। आज भी बीपीएससी 70 री एग्जाम हो उसके पक्ष में ही है। यहाँ पर एक तरह से डेडलॉक रहा है। जो शासन में लोग हैं बीपीएससी और जो बच्चे और उन बच्चों का जो साथ देने वाले लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, कोचिंग संस्थान हैं, इनके बीच में एक सीरियस गैप रहा। कल रात को जैसा कि सुना कि शासन की तरफ से बच्चों के बीच में जो भी जो वहाँ के पुलिस पदाधिकारी हैं या जो शासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो गए, उनसे बातचीत किए। अब यहाँ पे एक जो अभी तक जो डेडलॉक है 11 दिन से, उसमें जो एक पक्ष निकल के ये आ रहा है कि भाई आप एग्जाम को, बच्चों से ये मांग की बोली, बच्चों को बोला जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो सम्राट चौधरी जी के द्वारा भी बोला गया कि भाई, चाहे बीपीएससी के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि भाई आप हमें तर्क दीजिए। तर्क नहीं है, अगर तर्क नहीं देंगे तो हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। और जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनका है कि भाई तर्क तो आपके पास है, हमारे पास तर्क, हमारे पास उसका कहाँ से, चूंकि फुटेज वगैरह, सीसीटीवी फुटेज तो पूरे 912 केंद्र का फुटेज तो आपके पास है। और लेकिन फिर भी हमारे पास जो तर्क ये है, तो 2 तर्क तो मैंने भी सुझाव दिया था, 3 तर्क मैंने सुझाव दिया था। एक सुझाव तो यही था कि जो बापू परीक्षा केंद्र है, उसका जो, वो एकमात्र परीक्षा केंद्र नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे 1000-2000 बच्चे एग्जाम दे रहे थे। वो 12,000 बच्चों का केंद्र है वो। और वो जिस तरह से वहाँ पे मेसअप हुआ और सिंपल सा उसका सामान्यीकरण ये हो गया कि कुछ उपद्रवी बच्चे थे जिनको पेपर लेट से मिला और उन्होंने क्या किया कि वो खुद भी परीक्षा नहीं दिए और उन्होंने दूसरों को भी परीक्षा देने से डिस्टर्ब किया। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, उनका बच्चों का कहना ये है कि नहीं, बात इतनी दूर तक नहीं है। और अब तो बापू परीक्षा केंद्र का जो 4 जनवरी को एग्जाम प्रस्तावित है, उस एग्जाम में भी आप देखते होंगे कि उसको लेकर के भी एक बहुत सीरियस डाउट आया हुआ है कि भाई वो जो मान लीजिए 12,000 है, 9,000, 8,000 जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देते हैं तो उनका पेपर का लेवल क्या होगा? या अभी जो एग्जाम हुआ है, तो ऐसे यूपीएससी में या जो भी नीट का एग्जाम हुआ, यूपीएससी ने खुद भी तो उसका आप आधार देते हैं, तर्क देते हैं कि रिजल्ट देने का पैटर्न पहले से तय है। लेकिन यहाँ पे तो जो पीटी की जो स्थिति है, बीपीएससी 70 पीटी के, उसमें तो एक बात है ही ना कि 8,000 बच्चे या 10,000 बच्चे एग्जाम देते हैं और पेपर डिफिकल्ट होता है तो इजी होता है, तो और नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से भारी संख्या मतलब होता है कि 1,000-2,000 बच्चे, 3,000 बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। मान लीजिए पेपर अगर डिफिकल्ट हो गया और 8,000 में से आप खुद अनुमान लगाइए कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, और पेपर बहुत ईजी हो गया। तो एक तो ये वाला एक मेसअप हो गया कि बापू परीक्षा केंद्र का और बाकी जो बच्चों ने एग्जाम दे रखा है उनका, 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दे रखा है और एक बापू परीक्षा केंद्र में करीब 12,000 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे ये एक नया एक तर्क उभर के आया कि भाई कैसे आप दोनों दोनों पेपर का को मिलाकर के रिजल्ट कैसे देंगे। एक यहाँ पे और जो सबसे स्ट्रॉन्ग तथ्य मेरे अनुसार कि भाई बीपीएससी परीक्षा लेने वाली एजेंसी है,
तो उस परीक्षा लेने में केवल परीक्षा लेना उसका उद्देश्य है, या पद की जो चुनौती है उसके अनुसार परीक्षा लेना? तो अगर बीपीएससी ये मान लेता है कि हमें केवल हम परीक्षा लेने वाली एजेंसी हैं, हमें पद की चुनौती के अनुसार एग्जाम लेने से हमारा कोई संदर्भ नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं और पद की चुनौती के अनुसार एग्जाम लेना आपका आपका कर्तव्य है, तो फिर आपको इस पेपर के आधार पे आप कैसे अधिकारियों का चयन कर पाएंगे? पहले भी मैंने बोला ये बात। और जो यहाँ पे बच्चों का जो अपना खुद का उनका एक्सपीरियंस है, उस जो आके शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल के लिए दौड़ रहे हैं और वो बीपीएससी पीटी देकर के उनका 110 115 इसमें सही है। तो यहाँ पे एक निश्चित रूप से एक पक्ष आता है क्वेश्चन को लेकर के कि कई बिहार में और बिहार जैसे राज्य में भारी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कांस्टेबल से लेकर के काफी छोटे एग्जाम के बहुत फैक्चुअल, जो या कहा जाता है एक बुक मार्केट में प्रचलित है, उसको पढ़ करके कल बड़ा दुख हुआ एक बच्चे को जो वापस परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जा रहा है। वो बोल रहा है कि सर अब तो हमने सारा कोचिंग का नोट्स हटा दिया है, हम तो वो जो एक विशेष जो एसएससी और रेलवे और जो काफी जो कांस्टेबल वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें जिस बुक को पढ़ के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उसको अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अब तो हमने छोड़ दिया। जो बीपीएससी के लिए, बीपीएससी की जो गंभीरता थी उसके लिए जो पढ़ाई हमने किया अब उसको ड्रॉप हमने कर दिया, अब वो विशेष किताब हम पढ़ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि ऐसे किताब पढ़ करके, साधारण सा एक किताब पढ़ करके कोई अगर परीक्षा देता है और वो पीटी में 110 115 120 अगर सही करता है तो, और वो बच्चा फिर अधिकारी बनेगा। वो एग्जाम्पल के रूप में कई बार लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर वाला मैटर कहां से आ गया, क्वेश्चन का डिफिकल्ट होना, क्वेश्चन का इजी होना। सर आता है क्वेश्चन का बहुत गंभीर, क्योंकि उसी के अनुसार, नहीं तो अदरवाइज परीक्षा का रिलेवेंस ही खत्म हो जाएगा अगर पद की चुनौती से इसका संबंध ना हो तो। जैसे एग्जाम्पल ही, अगर आप मुझसे आप एग्जाम्पल पूछिए तो मैं सिंपल सा 2 क्वेश्चन पूछता हूं, कोई जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं उन्हीं से जाकर के ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दोनों क्वेश्चन, तो एक का जवाब दे पाएंगे, एक का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं मान लो जैसे आप ही से वो क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन है कि वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ की ये का कितना अनुमान है, और 4 ऑप्शन उसमें होता है, 5.6%, 6.8%, 7.5%, 8.3%। एक ये क्वेश्चन हुआ। और एक दूसरा क्वेश्चन हुआ कि भारत के जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और उसमें 1 2 3 4 और फिर उसमें से ए बी सी डी इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप खुद बताइए कि एक पीसीएस अधिकारी को, एसडीएम डीएसपी जिसको बनना है या इस तरह के चुनौती वाले पद को लेना है, उससे किस प्रश्न की आप जांच करेंगे? ये जीडीपी ग्रोथ का दर वाला या जीडीपी ग्रोथ के लिए उपाय वाला? तो निश्चित रूप से अगर ये दर वाले में बच्चा अगर नहीं भी करता है तो उसको दुख, जैसे जो बिहार में ही पीसीएस का, जैसे बच्चों ने कहा कि मैं तो अवाक रह गया इस पेपर को देख करके, तो कहेंगे कि नहीं अरे तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, आपने पढ़ा तो आपने ये भी पढ़ा होगा। ठीक है पढ़ा होगा, लेकिन कई बार बहुत कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीजें आदमी नहीं पढ़ता है। अगर जो अधिकारी बनने वाला सोच होता है वो कई बार कंसेप्ट पे जाता है ज्यादा, और आपका पीसीएस अधिकारी चुनने में कंसेप्ट की भूमिका है। कहा जाए कि एक बच्चा जो कि चिंतनशील बच्चा हो, जो थॉटफुल, यूपीएससी में बीपीएससी में, तो ये कंसेप्ट होता है ना, आप तो कंसेप्ट की चेक जांच करते हैं, ये फैक्ट एकदम से। और बहुत बड़े कोई सीरियस कोई सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हो, उनसे भी जाकर के दोनों में से एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि बिहार में एग्रीकल्चरल ग्रोथ की दर कितनी है और बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, तो हो सकता है दर वाला उनको याद ना हो, रेट जो है वो याद ना हो, लेकिन उपाय कौन कौन से किए जा रहे हैं वो 5 उपाय गिना देंगे। लेकिन उसी में अगर जाकर के एक निचले स्तर पे कोई काम करने वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो वो दर बता देगा, वो कंसेप्ट वाली बात नहीं बता पाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ये जो पेपर है ये पेपर बीपीएससी स्टैंडर्ड का पेपर नहीं है। इससे आप अधिकारी चयन करेंगे तो जो अधिकारी आएंगे वो बड़े दिन तक शासन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका हर आदमी के जानते हैं पद के ये तो आप कैसे, जैसे आप बीपीएससी के चेयरमैन साहब अधिकारी रहे हैं, आईएएस रहे हैं,
भाई आईएएस आप रहे हैं तो सोच के देखिए कि आप में और आपके नीचे में कोई बहुत नीचे काम किया होगा, आदमी तो दोनों है, लेकिन आप तो आईएएस हैं और वो आपके सी डी ग्रेड के एम्प्लॉय रहे हैं, तो आखिर दोनों आदमी थे तो अंतर किस बात का रह गया? भाई सोचने की क्षमता में ही तो अंतर रहा है। तो आप अगर परीक्षा लेने वाली एजेंसी हैं और बीपीएससी के माध्यम से केवल नौकरी आप नहीं दे रहे, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि जैसे टीचर के एग्जाम में आपने भारी संख्या में अपने सीट को खाली रख लिया, लेकिन लोगों को क्वालिफाई नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए। फिजिक्स के लिए, भोजपुरी के लिए, मगही के लिए, मैथिली के लिए आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए। तो उसी तरह से पीसीएस में भी आप भी तो होना चाहिए कि आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। तो योग्य उम्मीदवार नहीं मिले कैसे जांचेंगे आप? विषय आप जो पेपर लेंगे उस पेपर की गंभीरता से तय होगा कि आपको योग्य, अदरवाइज अभी की स्थिति तो है, तो मैंने बताया तो कि एक बच्चा यहाँ दिल्ली में आकर के बता रहा था कि उसके जो मित्र हैं सब कांस्टेबल के लिए दौड़ रहे हैं, सब 110 115 सही किए हुए हैं। उन्होंने एक विशेष किताब है मार्केट में चलती है, उस किताब को उसने रटा हुआ था और मोस्टली क्वेश्चन उसी में से आ गया था। तो अब आप माने आगे के परीक्षाओं के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए क्या सीख देना चाहते हैं कि वो स्तरहीन जो बड़ी साधारण सी जो कोचिंगें हैं उसमें जाके बच्चे पढ़ें, उस तरह के शिक्षकों से पढ़ें, उस तरह के साधारण किताब पढ़ें और एसडीएम डीएसपी बन जाएं, या सीरियस पढ़ाई करें वो, और सीरियस पढ़ाई करके तब एग्जाम दें और फिर वो एसडीएम डीएसपी बने। तो यहाँ पे अब आपको अपनी भूमिका को लेकर के भी एक बार देखना होगा कि केवल परीक्षा लेना आपका उद्देश्य है या पद की योग्यता, पद की चुनौतियों के अनुसार एग्जाम लेना आपके, तब आपको इस परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए जो आपने ले रखा है पेपर, और एग्जाम करा देना चाहिए। इसके अलावा जाएंगे तो जो आज सत्याग्रही हैं वो जो बोल रहे हैं कि भाई आप फुटे सारा आपके पास है, आप भी अपने साइड से देख लीजिए, ये रियल में कुछ अगर गड़बड़ी है तो आप उस पर विचार करिए, अन्यथा जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें क्यूआर कोड वाला भी एक मुद्दा हमने उठाया था, तो आपने उसको भी खारिज कर दिया। जैसे कुछ प्रेस ब्रीफिंग आया है उसमें है कि भाई क्यूआर कोडिंग आपने अपनी सुविधा के अनुसार लिया, 75 क्वेश्चन के आगे आपने क्यूआर कोडिंग लिया है, कोड किया है। लेकिन उसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि बाई चांस ही चाहे जैसे भी चाहे जिस गलती के कारण हुआ हो, आप एक बार देख अपने किसी स्टाफ को दिखवा लीजिए, एक पेपर दे दीजिए, ई बुकलेट है, ई बुकलेट को दे दीजिए और जो भी आपके यहाँ का आंसर है मिला के देख लीजिए। अगर एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा तो करीब 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर के आगे क्यूआर कोड लगा हुआ है, और 30 क्वेश्चन कम तो नहीं होता है। 75 क्वेश्चन के आगे आपने क्यूआर कोड दिया, उसमें 30 क्वेश्चन के आगे क्यूआर कोड आंसर के आगे लगा हुआ है। और एक होता है कि जैसे सब ए के आगे रहता तब भी कुछ क्वेश्चन के आगे तब भी एक ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहां पे गड़बड़ी ये है कि किसी क्वेश्चन के आगे किसी ए ऑप्शन के सामने क्यूआर कोड है और अगले क्वेश्चन के आगे बी आंसर के सामने क्यूआर कोड है, अगले वाले के आगे डी क्वेश्चन के सामने क्यूआर कोड है। तो ये बाई चांस ही हुआ है, लेकिन है तो हुआ तो है, 30 क्वेश्चन तो प्रभावित हो रहा है ना इसके कारण से, तो इस पर भी तो कुछ उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। तो 3 बातें यहां से निकल के आ रही हैं। एक, बापू सभागार में परीक्षा, बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा होगा उसका क्या होगा। दूसरी बात निकल के आ रही है कि ये पेपर का जो लेवल है, और तीसरी बात है क्यूआर कोड का मैटर, जो क्यूआर कोड वाला मैटर जो पिछले वीडियो में हमने उठाया था, आप जांच करा चुके होंगे उसको। और नेक्स्ट जो सीसीटीवी फुटेज है और आपको लगता है कि कहीं पे पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो उसके आधार पर। लेकिन सबके अंत में तो एक ही बात है कि भाई ये बच्चे आप ही के राज्य के बच्चे हैं, बड़े ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हो सकता है कि इस बार वो पीटी ना पास कर पाए, जो आपका जो क्वेश्चन का लेवल है उसके कारण अच्छे बच्चे पीटी ना पास कर पाए आपके क्वेश्चन के लेवल के कारण, लेकिन वो फिर दोबारा पास कर जाएंगे। वो आपके यहाँ नहीं पास करेंगे तो यूपी में जाके पास कर जाएंगे, वहां नहीं पास करेंगे तो राजस्थान में एमपी में जाके पास कर जाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा तो कुछ और कर लेंगे वो। लेकिन सोचिए आपके राज्य को तो क्या, राज्य को कितना फायदा हुआ, ये सब बाहर माइग्रेट हो ही रहा, माइग्रेशन हो ही रहा है, वो भी माइग्रेट हो जाएंगे। आप लेकर के जिस तरह के बच्चों के साथ आप शासन चलाना चाहते हैं, वो अपना एग्जाम लीजिए और शासन चलाइए। अच्छे बच्चे तो आपका राज्य छोड़ ही देंगे ना, इसलिए अच्छे बच्चों को, प्रतिभाओं को अपने यहाँ रोकने के लिए, प्रतिभा को अपने यहाँ बुलाने के लिए ये बातें बोल रहा हूँ, बहुत सावधान ही होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि डर भी बहुत लगता है। आज की डेट में सोशल मीडिया में या किसी तरह से सच्चाई भी रखिए। यहाँ तो हाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी सारी बातें पक्ष विपक्ष बोलता है, विपक्ष बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर कभी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद भी बोलता है कि आप हमारे जजमेंट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हजारों लोग कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने बेस्ट ऑफ माइंड के साथ जजमेंट देता है और लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं। उनका कमेंट आगे पीछे हो सकता है, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, वो उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी कंटेम्प्ट ऑफ। आप तो माने इतने ज्यादा कान के कच्चे हो गए हैं कि हर चीज को देख रहे हैं आप, सबके ऊपर सीधा एफआईआर कर रहे हैं। अरे बच्चा सत्याग्रह कर रहा है 10 11 दिन से बैठा हुआ है, और एक दिन वो बीपीएससी की तरफ गया और कोई शायद उच्च पुलिस पदाधिकारी थे, वो बोल रहे थे कि भाई वो नोटिफाइड एरिया था, उधर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से दोनों हाथ, मैं उस वीडियो को देखा था, उसी दिन देखा था, जिस तरह से दोनों हाथ से वो लाठी से मार रहे थे, ऐसा मारा जाता है? और उस बच्चे के ऊपर उसका क्या दोष? भाई वो तो मान लीजिए किसी अपनी मांग को लेकर के, और मैंने देखा कि एक सीनियर थे वो तो उनके पास ऐसे ही डंडा था, लकड़ी का डंडा था, तो ऐसे ऐसे धमका रहे थे कि बच्चा सब भाग जाए, बच्चा सब बैठा हुआ तो भाग जाए। और दूसरे वहीं पे एक इसी तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करके वो आए होंगे, उन्होंने डंडा, पुलिस वाला डंडा लिया, किसी से मांगा डंडा, और ले जाकर के दोनों हाथ उठा उठा के पीट रहे थे। क्या साहब क्या कर रहे हैं बताइए? यहाँ हम लोग दिल्ली में रहते हैं, इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हैंडल कर लिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट में रोज कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन होते रहता है। आज तक कभी आपने सुना है कि दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ? आप क्या, जैसे पुलिस को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, पुलिस किस तरह से काम कर रही है, बिहार पुलिस, और वो भी उन बच्चों के जो भाई 11 दिन से 10 दिन से सत्याग्रह, मैंने वैसे ही ठंड में मच्छर में सब बैठे हुए अपने रूम को छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके, और वो बच्चे थोड़ा पेशेंस लूज करते हैं तो उनसे बैठ के बात करिए ना, आप ही के तो बच्चे हैं। और जिस तरह से वो जो एक थे, पता नहीं किस पद पे हैं, वो जिस तरह से दोनों हाथ उठा के वो पीट रहे थे, ऐसा नहीं करिए। कोई बच्चा हो सकता है इस एग्जाम में वो पास नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले एग्जाम में जरूर पास करेगा, वो भी अधिकारी है, उसको याद रहेगा इस बात को कि किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया। और नहीं अगर पास किया तो जैसा हमने कहा कि वो बिहार से बाहर चला जाएगा, कहीं और राज्य में जाकर अधिकारी बन जाएगा, उसके अंदर में क्षमता है तो। और यूपीपीसीएस का जो पेपर है उसको देख करके तो पता नहीं आपने मंगाया भी है कि नहीं, एक बार मंगा के तो जरूर देख लीजिए। यूपीपीसीएस में क्या पीडीएफ तो आजकल सब जगह अवेलेबल है, वो भी आयोग है, आप भी आयोग है। हम लोगों ने बीपीएससी के प्रति श्रद्धा रखें, भाव रखें इस बात का सबसे, लेकिन कुछ अगर कमी दिखता है तो निश्चित रूप से आदमी वो मुद्दा तो उठाएगा ही उठाएगा ना। और बच्चे री एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, आप बात करिए उनसे, एक बार बात करिए, 2 बार बात करिए, आप ही के तो बच्चे हैं। अगर इतने मास लेवल पे चीजें हो रही हैं तो बात करने में क्या जाता है, उनकी बातों को समझिए, उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। शासन की यही तो विशेषता होती है कि भाई बातचीत 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 होते रहता है। और बिहार में तो भाई देख रहे हैं कि बातचीत को एकदम से डेडलॉक बना के बीपीएससी को बात ही नहीं करना है, और पुलिस तो अपने तरीके से बात कर रही है। कल रात को जो लेकिन हुआ है, फिर भी उम्मीद जग रही है सकारात्मक, भाई बातचीत करिए उससे, सरकार को भी बातचीत करनी चाहिए, बीपीएससी को भी बातचीत करनी चाहिए। एक और अवलोकन बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि 1000-2000 बच्चे हैं। अब 1000-2000 बच्चे नहीं हैं। जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं 20-22 हजार के आसपास पीटी, अगर ये मान लेते हैं कि वो इस री एग्जाम के पक्ष में नहीं है, तो 3,24,000 बच्चे, उसमें से ही 24,000 को हटा दीजिए, 3 लाख बच्चे। इसके अलावा ऐसे भारी संख्या में बच्चे जो एग्जाम दे नहीं पाए, जो 13 दिसंबर के पहले जो मुद्दा उठा था कि 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए, तो इन सब बातों को, इन सारे संख्या को, क्योंकि वो वहां पे विजिबली दिख कितने बच्चे रहे हैं, अन्य जगहों पे काफी लोग सबकी इसके ऊपर निगाह है। और मैं जो बिहार में शासन में जो लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि साहब ध्यान रखिए, चुनाव का साल है, और इस चुनाव के साल में ये 3 लाख और प्लस बच्चे, कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, वो सब मिला करके, ये केवल इतने बच्चे नहीं हैं, ये इतनी फैमिली है। एक बच्चा जो एग्जाम देता है पीसीएस का, तो उससे उसकी फैमिली पूरी तरह से अटैच रहती है, पूरी तरह से जुड़ी रहती है। तो सिर्फ इतने ही बच्चे ही नहीं हैं, ये इतने परिवार हैं, और इतना परिवार की इतनी बड़ी संख्या अगर नाराज हो जाए, या इतनी बड़ी संख्या को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, इनका राजनीतिक भी महत्व है। इसलिए इन बच्चों से बात तो करनी ही चाहिए। जो राजनीतिक दल है, जो सत्ता पक्ष है, उसको इस बात को भी
खारिज नहीं करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए, और बातचीत करके जो मुद्दे। लेकिन कंक्लूजन में एक बात ये है कि री एग्जाम का अगर आधार आप पूछ रहे हैं, तो री एग्जाम का तो यही आधार है कि ये जो पेपर आपने दे रखा है, ये पेपर बीपीएससी लेवल का पेपर नहीं है। इसी कारण से इस पेपर को रद्द कर दीजिए, फिर दोबारा एक अच्छा पेपर बनाइए और सारे बच्चों का एक बार एग्जाम ले लीजिए। जल्दबाजी किस बात की है, थोड़े दिन बाद ही एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।